नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी। आज बात होगी पश्चिम बंगाल की। बंगाल की राजनीति का वो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ चुका है, जिसने दशकों से देश की सियासत को गरमाए रखा है। मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और ममता बनर्जी के दौर के बाद अब राज्य की कमान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के हाथों में है। और सत्ता संभालते ही शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर उस दुखती रग पर हाथ रख कर कह दिया है कि जो दशकों से बंगाल की डेमोग्राफी यानी वहां की आबादी के संतुलन को बदल रही थी। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का साफ और कड़ा और दो टूक बयान सामने आया है। बंगाल में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर खदेड़ा जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि बंगाल की बदली हुई राजनीति का सबसे बड़ा शंखनाद है। क्योंकि चुनावी रैली में जो मुद्दा सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए गूंजता था, आज वो सरकार की नीति बनने की राह पर है। लेकिन सवाल ये है कि ये घुसपैठ कब से चल रही है, किसने इन घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए पाला पोसा, और बंगाल की धरती पर इस वक्त कितने लाख या करोड़ अवैध घुसपैठिए मौजूद हैं। शुरुआत से लेकर आज तक की इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का इतिहास कोई 2 या 4 साल पुराना नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास के पन्नों में बहुत गहरी है। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की जंग शुरू हुई, तब पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी सीमा पार कर पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में दाखिल हुए। मानवीय अधिकार पर भारत ने तब उनका स्वागत किया, लेकिन 1971 के बाद भी यह सिलसिला थमा नहीं। रोजगार, बेहतर जिंदगी और बाद के दिनों में एक सोची समझी रणनीति के तहत सीमा पार से अवैध तरीके से लोगों का आना जारी रहा। स्क्रीन पर आंकड़े और टाइमलाइन के हिसाब से अब इस पूरे मामले को समझते हैं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। वहीं 1980 और 90 का दशक सीमा पर कटीली तारे ना होने का फायदा उठाकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की घुसपैठ हुई। अगर अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो विभिन्न खुफिया रिपोर्ट और पूर्व गृह सचिवों के बयान के मुताबिक देश में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच हो सकती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल में बसा है। प्रभावित जिले की बात करें तो मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और दिनाजपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में आबादी का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि ये घुसपैठिए दशकों तक भारत में बिना किसी डर के रहते कैसे रहे, इन्हें शाह किसने दी। दरअसल पश्चिम बंगाल की सियासत में घुसपैठियों को हमेशा एक सुरक्षित वोट बैंक के रूप में देखा गया। पहले लेफ्ट यानी कि वामपंथी शासनकाल के दौरान इन घुसपैठियों के राशन कार्ड और पहचान पत्र बनाने के आरोप लगे, जिसके बाद जब सूबे में ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार आई तो बीजेपी ने उन पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया। आरोप लगे कि स्थानीय प्रशासन और बिचौलियों की मदद से इन अवैध नागरिकों को भारतीय पहचान पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडी मुहैया कराए गए ताकि चुनावों में एक तरफा वोट हासिल किया जा सके। यही वजह है कि बंगाल के चुनावों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हर बार मुख्य एजेंडा बनकर उभरा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठों की कहानी सिर्फ वामपंथियों तक सीमित नहीं रही। साल 2011 में जब सूबे में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सरकार आई तो उम्मीद थी कि इस अवैध कतार पर लगाम लगेगी। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने वामपंथियों के ही पुराने फॉर्मूले को अपना लिया और घुसपैठियों को अपना सबसे मजबूत और सुरक्षित वोट बैंक बना दिया। ममता बनर्जी के पूरे शासनकाल में यानी कि 2011 से लेकर 2026 तक जब भी केंद्र सरकार ने सीएए या देशव्यापी एनआरसी की बात की, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनके विरोध में सबसे मुखर चेहरा बनकर उभरी। विपक्ष का सीधा आरोप था कि स्थानीय प्रशासन, बिचौलिए और राजनीतिक संरक्षण के दम पर इन अवैध नागरिकों के भारतीय पहचान पत्र, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड धड़ल्ले से बनाए गए। बात करें 2011 से 2016 की, यानी कि पहला कार्यकाल, तो उस दौरान सीमावर्ती जिलों में मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना में जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी बदलने के आरोप तेज हो गए। 2019 में टीएमसी सरकार ने सीएए को बंगाल में लागू करने से
साफ इनकार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ को सहयोग नहीं दे रहे हैं। बात करें 2021 और 2026 की, तो घुसपैठ का दायरा बांग्लादेशियों से आगे बढ़कर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों तक पहुंचा, जिन्हें कथित तौर पर राजनीतिक ढाल दी गई। विभिन्न केंद्र खुफिया रिपोर्ट और सांसदीय बयानों के अनुसार इस दौरान देश में अवैध रूप से रह रहे करीब 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशियों में लगभग 70 से 80 लाख अकेले पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में बस चुके थे। लेकिन अब इस घुसपैठ का खेल सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल की सीमावर्ती जिलों में जब कड़ाई बढ़ी तो इस अवैध आबादी ने पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के संथाल परगना का रुख कर लिया। नक्शे पर गौर करें तो पश्चिम बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद जिला झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ जिले से सीधे सीमा साझा करता है। बीच में बहती गंगा नदी की धारा और दियारा यानी कि टापू के इलाके इस अवैध आवाजाही के लिए सबसे मुफीद रास्ता बन गए। घुसपैठिए पहले बंगाल में आते हैं, वहां के स्थानीय दलालों की मदद से फर्जी पहचान पत्र बनवाते हैं और फिर झारखंड के आदिवासी इलाकों में दाखिल हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह वामपंथियों और बाद में टीएमसी पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को ढाल बनाने के आरोप लगे, ठीक वही पैटर्न झारखंड में भी देखने को मिला। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस घुसपैठ से आंख मूंद रखी थी ताकि इस खास वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनावों ने पश्चिम बंगाल की पूरी सियासी और प्रशासनिक तस्वीर को पलट कर रख दिया। सूबे में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनते ही इस दशकों पुराने संवेदनशील मुद्दे पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई। मुख्यमंत्री का साफ संदेश है, अब बंगाल किसी भी अवैध घुसपैठिए की शरणगाह नहीं बनेगा। बीजेपी सरकार के आते ही सालों से सुस्त पड़ी प्रशासनिक मशीनरी को एक्टिव कर दिया गया। जहां पहले बीएसएफ और राज्य पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव होता था, वहीं अब दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले 15 सालों में सीमावर्ती इलाकों में बने संदिग्ध दस्तावेजों और पहचान पत्रों की रीवेरिफिकेशन यानी कि जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। असम की तर्ज पर अब बंगाल में भी एनआरसी जैसे सख्त व्यवस्था लागू करने और अवैध नागरिकों को चिन्हित कर बाहर निकालने की कानून रूपरेखा तैयार की जा रही है। बंगाल से लेकर झारखंड के संथाल परगना बॉर्डर तक इस कॉरिडोर पर अब कड़ा प्रहार है। तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि बंगाल से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक चल रहा घुसपैठ का यह खेल अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। सालों से जो मुद्दा सिर्फ चुनावी मंचों पर भाषणों और नारों तक सीमित था, अब वो धरातल पर उतरने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इस सख्त रुख के बाद राज्य की प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट पर है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। चुनौती है करोड़ों की आबादी में से असली और नकली नागरिकों की पहचान करना, जिसके पास पहले से ही जाली दस्तावेज तैयार है। इसके साथ ही विपक्ष से लेकर सरकार पर ध्रुवीकरण का आरोप भी मिलेगा, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल की सड़कों से लेकर विधानसभा तक राजनीतिक टकराव होना तो तय है। देखना दिलचस्प होगा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार इस खदेड़ो आंदोलन को किस तरह कानूनी और प्रशासनिक अमली जामा पहनाती है। इस बड़े मुद्दे पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।